बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, हमने किए थे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमारे लिसनर पे या हमारे रीडर पर अफेक्ट करते हैं। इनमें हमारे पास कंपैरिजन्स आ जाते हैं, कंट्रास्ट आ जाते हैं, सिमिलर्स आ जाती हैं, एग्जैजरेशंस आ जाती हैं। हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। तो देयर आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, जिनमें से हमने तकरीबन हाफ कर लिए थे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ इंग्लिश सीख लें। सो हमने 4 से 5 अपनी फिगर्स ऑफ स्पीच अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये आप वीडियो देखिए। जो हमने क्लियर कर लिए हैं उनमें से हमारे पास आ जाती है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम वोवल साउंड विदाउट द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, एलिट्रेशन में क्या होता है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रही हो तो वो हमारे पास होता है एलिट्रेशन। जबकि एसोनेंस में क्या होता है? एसोनेंस में सेम वोवल साउंड रिपीट हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक लाइक हिज न्यू बाइक, यहाँ पर आई की साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, माइक को अपनी जो न्यू बाइक है वो उसको पसंद करता है। जॉन हैज गॉन, जॉन जा चुका है, यहाँ पर हमारे पास ओ की साउंड रिपीट हुई है। नंबर 3 एग्जाम्पल है हमारे पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और यहाँ पर भी हमारे पास आई की साउंड रिपीट हुई है। तो इसे हम कहते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम वोवल साउंड्स। और हम ये किस लिए यूज करते हैं? अपनी राइटिंग को, अपनी स्पीच को निखारने के लिए, पॉलिश करने के लिए, सुनने वाले लिसनर और रीडर को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? मैं आपसे कहती हूँ, एक वक्त हुआ करता था, हम शेरों के साथ रहा करते थे, हम शेर के ऊपर सवारी किया करते थे। हमारी तो पूरी फैमिली ही इस तरह की है, हम बहुत ब्रेव हैं, मेरे दादा ने शेर का शिकार किया, ये और वो। क्या हुआ? यकीन नहीं ना आया। तो ऐसे ही होता है हाइपरबोले में, हम बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। तो क्या होता है कि हाइपरबोले में ऐसा ही होता है, हम बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और सामने वाला हमारी बात को समझ लेता है। और फिर जब हम उसे इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देते है ना, तो फिर उसे अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, और वो उसको ज्यादा फील कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती चलूं। I told you 1000 times about test. मैंने तुम्हें टेस्ट के बारे में 1000 मरतबा बताया है, बट यू डिडंट केयर, लेकिन तुम परवाह ही नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर अब रियल में तो मैंने उसे 1000 टाइम्स नहीं ना बता दिया, मैंने उसे 1000 मरतबा रियल में तो नहीं कहा है। यहाँ पर सिर्फ मैंने अपनी बात पर जोर दिया है ताकि वो तवज्जो करे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, इट विल टेक 100 years टू रिमेंबर दिस आर्टिकल। इस मजमून को याद करने में तो 100 साल लग जाएंगे। ठीक है, अब रियल में, क्योंकि 100 साल तो हमारी उम्र भी नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या किया है? मैंने बात को बढ़ा चढ़ाकर बात पर जोर देने के लिए यहाँ पर बात को एग्जैजुरेट कर दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया है। His tongue is a yard long. उसकी जुबान 1 गज लंबी है। ठीक है, अब रियल में तो जुबान 1 गज लंबी नहीं ना हो सकती, किसी के भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये होता है हाइपरबोले, और ये हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि सुनने वाला हमारी तरफ कंसंट्रेट करे और हम अपनी बात पर जोर देने के लिए हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है आयरनी और सटायर। दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, आयरनी में क्या है कि हम जब किसी शख्स से कह कुछ रहे हो और उसका मतलब कुछ और हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स है जल्दी सो के नहीं उठता, हम उसको कहते हैं कि हाँ तुम तो फजर के टाइम उठ जाते हो ना, तुम तो फजर से पहले भी उठ जाते हो। तो ये क्या होता है? हम उस पर आयरनी कर रहे होते हैं। आयरनी और सटायर को हम यूज किस लिए करें? किसी भी शख्स, अगर हम किसी शख्स पर तंज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम उस शख्स की किसी कमी को बयान कर रहे हैं। अगर किसी सोसाइटी पे तंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है सोसाइटी में कोई कमी है, उसको हम बयान कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आयरनी अप्लाइज टू अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। एक ऐसा मैनर ऑफ एक्सप्रेशन है इन विच द इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि जो हमारा इरादी मायनी होता है ना, इज द अपोजिट, वो उसके मुखालिफ होता है व्हाट इज सीमली एक्सप्रेस, जो कि सही तौर पर दिखाया जाता है। आयरनी इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये हमेशा नेगेटिव ही होती है। इट इज यूज टू मेंशन अ वीकनेस ऑफ मैन और सोसाइटी। किसी भी आदमी की या माशरे की वीकनेस को, कमजोरी को शो कराने के लिए मेंशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से कहती हूँ द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। पाकिस्तान की सियासत तो भाई बहुत ही मुनज़्ज़िम है। अब हम सब के सामने ही है पाकिस्तान की सियासत जैसी है। ठीक है, कोई भी लीडर 5 साल अपने पूरे कर ही नहीं पाता, कोई भी लीडर 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं टिकता। तो ये तो कोई वेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ना हुई।
तो अगर यहाँ पर क्या है कि मैं ये आयरनी यूज की है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक अपनी एग्जांपल देखते हैं, अली इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्लीप्स डे नाइट। अली बहुत मेहनती है और वो दिनों रात सोता है। अब अगर वो दिन रात सोता है तो वो मेहनती कैसे है, ठीक है। ये मैंने सैटायर का यूज किया। इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन, इस महंगाई के दौर में द पुअर आर वेरी प्रॉस्पिरियस। गरीब आदमी तो भाई बहुत ही खुशहाल है। अब गरीब आदमी खुशहाल कैसे हो सकता है महंगाई के दौर में? गरीब आदमी की तो हमेशा से यही कोशिश होती है ना कि वो सस्ती से सस्ती चीज खरीदे। तो वो कैसे खुशहाल हो सकता है कि महंगाई का दौर है, हर चीज इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो गरीब आदमी कैसे खुशहाल रह सकता है? इसका मतलब है यहाँ पर सैटायर का यूज किया गया है। सैटायर, आयरनी, ठीक है, दोनों लिटरेरी डिवाइसेस में भी आ जाती हैं और इनमें अक्सर बादौकात ह्यूमरस भी पाया जाता है और इसको पन भी कहते हैं। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड पन, PUN, पन, सैटायर, आयरनी, तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी ही चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाता है एपिग्राम। एपिग्राम क्या है? जब हम अपनी कोई बात कर रहे होते हैं तो हम किसी की मिसाल दे के जब बात करते हैं ना, फलां ने ऐसे कहा था, ठीक है, या फिर हम यहाँ इसकी जगह पे कोई शेर भी कह देते हैं। कोई शख्स जब स्पीच कर रहा होता है वो अपनी बात को मजीद निखारने के लिए उसमें अशआर का यूज करता है, ठीक है, या फिर कुछ कोटेशंस का यूज करता है जो कि पास्ट में किसी बड़े मुफक्किर की कही हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं। तो इस तरह की कोटेशंस या पोइम्स या गजल या फिर कोई पोइट्री यूज करने को हम कहते हैं एपिग्राम, ठीक है। वर्सेस वगैरह यूज करते हैं। बाइबल से भी जो क्रिश्चियंस हैं वो अगर बाइबल से कोई हवाला दे देते हैं तो वो भी एपिग्राम में आ जाएगा। कोई मुस्लिम है अपनी बात की दलील के लिए कोई कुरानी आयत ले लेता है तो वो भी एपिग्राम में ही आएगा। या कोई शख्स स्पीच कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, वो अल्लामा इकबाल का कोई कॉल लिख देता है, वो भी एपिग्राम में आएगा। या कोई शख्स इंग्लिश का ऐसे लिख रहा है, वो विलियम शेक्सपियर या विलियम डेविस की पोइट्री में से कुछ उठा के लिख देता है तो वो आपका एपिग्राम में ही आएगा। एन आइडिया और थॉट अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन विटी, सैटारिकल और फनी वे, ठीक है। ये अक्लमंदाना अशार भी हो सकते हैं, फनी भी हो सकते हैं और तंजिया भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो गेन्स विदाउट पेन्स, ठीक है। किसी ने बात सही कही है कि बगैर तकालीफ के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस, ठीक है। ये बात सही कही है ना कि अगर हम जंग को खत्म नहीं करेंगे तो जंग हमें खत्म कर देगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज का अगर एक चीज हद से बढ़ जाए ना तो वो बुरी है, चाहे वो पॉजिटिव चीज ही क्यों ना हो। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी करना, मुताला करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी सेहत के लिए भी बुरा है और आपके माइंड के लिए भी। तो ये कोटेशंस हैं। इसी तरह से कोई पोएट्री का हवाला भी दे सकते हैं आप, वो सब एपिग्राम में ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में दो ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं, ऐसी ऐसी बात बयान की जाती है जो कि एक दूसरे के मुतजाद होती है। ये इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकती है, बट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन से दिखाई देती है जब कोई बात करता है। जैसे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ठीक है, कि ये इख्तिताम का शुरू है, यानी कि कोई हमारा एक एंड का प्रोग्राम हो और हम उसे शुरू करने वाले हो तो हम इसी तरह से कहेंगे। लेकिन हम देखें ना, बिगिनिंग और एंडिंग दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, एंटोनिम्स हैं दोनों और बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो ये पैराडॉक्स में आता है। ओ डेथ यू शुड डाई, ए मौत तुम्हें मर जाना चाहिए। अब वो तो पहले ही मौत है, अब उसे भी मर जाना चाहिए, तो ये हो गई ना कंट्राडिक्टरी, दोनों आपस में मुतजाद, कंट्रास्ट आ गया ना दोनों के दरमियान में। नेक्स्ट है ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। मुझे जितना पता है ना वो ये है कि बस मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। अब इसमें भी मुतजाद आ गया कि यहाँ मैंने कहा मुझे पता है और फिर कह रही हूँ नहीं पता। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्लीज जस्ट डू नथिंग, बराए मेहरबानी तुम कुछ ना करो, ठीक है। अब हम यहाँ पर डू का मतलब होता है करना, नथिंग का मतलब कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे भी कंट्रास्ट आ गया है सेंटेंस में। तो पैराडॉक्स क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट में कंट्राडिक्टरी बात की जा रही हो, एक ऐसी बात जो कि दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? उसमें तो एक ही बात थी ना, और ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उन्हें एक साथ लिख दिया जाता है, एक साथ बिल्कुल। यहाँ पर तो देखें ना, बिगिनिंग और फिर दरमियान में दो वर्ड्स हैं, फिर एंड आ रहा है, डेथ और डाई, नो नथिंग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों वर्ड्स एक साथ ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ डेफनिंग साइलेंस इन द रूम, कमरे में बेहद इंतहाई खामोशी थी, ठीक है। डेफनिंग का वर्डले मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा शोर होना, इतना शोर होना कि इंसान बहरा हो जाए, लेकिन हमने यहाँ साइलेंस के साथ इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है ही केम ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट 8:30 PM। अब मैं कहती हूँ कि वो तकरीबन बिल्कुल 8:30 बजे। अब मैंने तकरीबन भी कहा है और पक्का भी बता दिया है कि वो 8:30, तकरीबन यकीनन
अब ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। ओपन सीक्रेट ये खुला राज है, अब ओपन है तो फिर सीक्रेट कैसे है, सीक्रेट है तो ओपन कैसे है, ठीक है। ये हो गई आपके फिगर्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश बोलना जल्द से जल्द सीख जाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखिएगा। फूलों की विदा अल्लाह अल्लाह।